मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के दफ्तर में और मेरे साथ में है गजेंद्र सिंह राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मधुबाला जी हैं जो आंगनबाड़ी की कुछ समस्याओं को लेके आए हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा ही रोचक किस्सा है, अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको बड़ा ही हैरान कर देगा कि एक तरफ तो राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस ये कह रही है कि साइबर फ्रॉडों से आप बच के रहें, और अगर कोई सरकारी कर्मचारी के द्वारा ही ओटीपी मांगा जाए और फिर फ्रॉड हो जाए तो ये इससे कैसे बचे आदमी और इससे ये कर्मचारी कैसे बचे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गजेंद्र सिंह राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब, अब क्या विषय है? और निश्चित तौर पे मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इन महिलाओं की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आपने आज सहयोग किया, इसके लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि राजस्थान की सरकार और ये महिलाएं जो 2 लाख के लगभग 1,60,65,000 महिलाएं हैं, और इन महिलाओं को बार बार बजट के माध्यम से हो चाहे चुनावी घोषणा पत्र हो, हर बार इन्हें वादा किया जाता है और हर बार ठगा जाता है। पिछले 3 वर्षों से तीसरा बजट आ गया और 3 बजटों में इन्हें हर बार ये कहा जाता है कि सेवानिवृत्ति पे, चूँकि ये मानदेय कर्मी है, ये सेवानिवृत्ति होने के बाद, सेवानिवृत्ति नहीं, ये मानदेय मुक्त होती है और मुक्त होने के बाद ये खाली हाथ घर जाती है। बड़ी विडम्बना है कि अपने 60 साल की जीवन सरकार के छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बनाने में व्यतीत कर देती है और उसके बाद जब घर जाती है तो खाली हाथ लौटना पड़ता है। और घर उस स्थिति में आप समझ सकते हो कि इन महिलाओं के साथ कैसा मानसिक पीड़ाएं होती है, घरेलू पीड़ाएं होती है। और दूसरी तरफ सरकार जो है हर बार इन्हें हर बजट में घोषणा करती है कि इन्हें सेवानिवृत्ति पे एक मुश्त 2 से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। घोषणा तो घोषणा ही है, पर घोषणाएं घोषणा ही रह जाती है। मैं तो इन घोषणा जो बजट घोषणाएं जो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में घोषणाएं होती है, वो एक पवित्र स्थान पे घोषणाएं होती है और उन घोषणाओं को पूरा नहीं करते। तो मैं तो राज्यपाल महोदय से यही चाहूँगा कि ऐसी घोषणाएं अगले बजट से पूर्व, उन्हें अभिभाषण से पहले ये देखना चाहिए कि मैंने बजट में जो घोषणाएं की है और उन घोषणाओं को पूरा किया या नहीं किया। तो इस बात की समीक्षा होनी चाहिए और राजस्थान सरकार को बजट घोषणाओं को पूरा करने का पूरा प्रतिबद्धता निभानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सैनिटरी नैपकिन के लिए जो उड़ान योजना लागू है, और उस उड़ान योजना के माध्यम से ये महिला अधिकारिता विभाग का है, पहले इनको दिया फिर महिला अधिकारिता विभाग को दिया, परंतु देना किसी को भी है। इनको कभी उड़ान योजना में लगा दिया जाता है, कभी अभी आजकल इनको जनसंख्या में जनगणना में लगा दिया, कभी इनको चुनाव में लगा दिया जाता है, कभी किसी में लगा दिया जाता है और इन्हें मानदेय नाम मात्र का दिया जाता है। तो बड़ी विडम्बना है। इन्हें जो एक तरफ भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाता है, निश्चित तौर पे ये बड़े शर्म की बात है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इनकी जो भी जायज मांगे उन्हें पूरा किया जाए, इन्हें पूरा मानदेय दिया जाए और इनके सम्मान की रक्षा की जाए। सम्मान की रक्षा की जाए। आइए बात करते हैं मधुबाला जी से। मधुबाला जी, क्या विषय है आज का? आज का हमारा विषय ये था कि जो महिला अधिकारिता के अंतर्गत हमें जो उड़ान योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन वितरण करने का जो कार्य दिया गया, जो हमारी SSOID से ऑनलाइन करना है। SSOID से ऑनलाइन करना मतलब सामने वाले का जन आधार लेके फिर उसके मोबाइल पे OTP जा रहा है। हमारे आगे तो बहुत सारे काम है जो FRS है। 2025 में आपको पता है कि हम लोग धरने पे बैठे थे FRS को लेके। 1 महीने में हमारा FRS पूरा नहीं होता क्योंकि 100 लाभार्थी है। जब 100 लाभार्थियों का FRS 1 महीने में पूरा नहीं होता तो एक गांव में 300 350 समथिंग महिलाएं हैं, तो उनको हम SSOID से कैसे ऑनलाइन करेंगे? पहला काम बात तो ये। दूसरी ये कि ये हमारा कार्य ही नहीं है, ये महिला अधिकारिता का कार्य है और महिला अधिकारिता में ऑलरेडी उनके पास महिला जो पंचायत में साथने लगी हुई है वो ये कार्य कर सकती है। तो आपने कहा वो SSOID से एक ही बार करना है कि हर बार करना है? हर बार, जितनी बार भी नैपकिन आए। ठीक है, जितनी बार भी नैपकिन आएगा उतनी बार आपको उसके महिला के पास जाना है, हाँ। ऑनलाइन करना है, उससे OTP लेना है और OTP डालना है। हाँ, ठीक है। अब इस OTP लेने में कितनी समस्या आती है और OTP लेने के बाद में अगर कोई फ्रॉड हो जाए या कुछ ऐसा घट जाए, अप्रिय घट जाए, कुछ घटा है क्या? हाँ, अभी कल क्या परसों की बात है कि किसी महिला को जबरदस्ती बोले ऑनलाइन करो, उसका अभी तक नैपकिन आई नहीं है, फिर भी उसका SSOID से ऑनलाइन करना है।
तो उसने किसी के मोबाइल से वो जन आधार ऑनलाइन किया तो उनके मोबाइल पे ओटीपी गई, मान लो आपके मोबाइल पे ओटीपी गई, उन्होंने ओटीपी मांगी, उन्होंने ओटीपी दे दी। दूसरे दिन सुबह वो महिला का घरवाला उसके घर पे आ गया, बोले कल मैंने आपको ओटीपी दी, मेरे 13,000 रुपए अकाउंट से निकल गए, वो 13,000 रुपए आप भरो। आंगनवाड़ी महिला के घर पे आ गया। आंगनबाड़ी महिला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने ऑनलाइन की तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर पे ही आएगा, बोले तूने ओटीपी ली थी, तूने ऑनलाइन किया, अब 13,000 रुपए निकल गए तो 13,000 रुपए मेरे भरो, क्योंकि तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास कि ओटीपी लेने के बाद अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहाँ से भरेगी? वो तो 13,000 की बात है, कल को कोई आके बोल देगा कि मेरा तो 1 लाख रुपया निकल गया, तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो मानदेय कर्मी है, जिसको 10,000 रुपये मानदेय मिलता है, वो भी 2 हिस्सों में मिलता है, वो 13,000 रुपये कहाँ से भरेगी? और हर महीने, मान लो हर महीने नेपकिन आएगा तो हर महीने, अगर 3 महीने से नेपकिन आएगा तो 3 महीने के बाद ही उनको SSOID पे ऑनलाइन करना पड़ेगा। जब नैपकिन आएगा, जब ऑनलाइन करना पड़ेगा और ओटीपी लेना पड़ेगा। क्या इसका कोई और हल नहीं, या आप लोगों की मांग क्या है? इसका और कोई हल, पहले हम लोग ऑफलाइन दिया करते थे, अगर सरकार से हमारे से काम ही करवाना है तो ऑफलाइन दे सकते हैं। ऑफलाइन दे दिया, ये प्रमाणित कैसे होगा? सामने वाले को मिला प्रमाणित, उसके वो रजिस्टर दिए, उससे सिग्नेचर होते हैं, उनके आधार नंबर, उनके जन आधार नंबर हम अपने हमारे रजिस्टर के अंदर। ये तो मैडम आपने एक बार ले लिए, अब मेरा ही जन आधार नंबर और आधार नंबर आपने एक बार ले लिया, अभी इसकी क्या गारंटी है आप मुझे हर महीने दोगे? नहीं, उसके अंदर आपके पास तो जन आधार आ गया, आप तो हर महीने एंट्री करते जाओ। उसमें साइन होते हैं, बाकायदा फोटो खींची जाती है। फोटो खींची जाती है। तो पहले आप लोग ये सारा काम करके कहाँ देते थे? फोटो हम हमारे ऑफिस के अंदर, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, हम LS CDPO वगैरह वो सब देखते हैं, उसके अंदर हम उसी के अंदर फोटो डालते हैं, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देते हुए। LA और ये CCPS क्या बताया आपने? LS सुपरवाइजर और CDPO महिला सुपरवाइजर। बैठते हैं आपके यहाँ पे कोई? नहीं बैठते, आप ही हो? नहीं, वो हमारी जो अधिकारी है वो ऑफिस में बैठते हैं, वो विजिट करने आते हैं, लेकिन हमारा ग्रुप होता है, हमें उसका भी प्रमाण देना पड़ता है कि हमने इनको दिया है। अगर सरकार को हम पे विश्वास ही नहीं है तो फिर ये काम हमें दे ही नहीं। हर चीज का हमें है ना प्रमाण देना पड़ता है सरकार को। और उसका क्या हल हो सकता है साहब? उसी के हल के लिए तो सब जने फिर वो करके बैठे हैं कि भाई उसका, चाहते हो क्या हल हो? हम तो यही चाहते हैं इसको या तो ऑनलाइन से हटाया जाए और वैसे ऑफलाइन किया जाए। ऑफलाइन किया जाए। हाँ, जो पहले भी हम जो देते थे पहले हम ऑफलाइन। करते थे वैसे। चलिए साहब, इस देश के अंदर यहाँ पे वित्त मंत्री हमारे देश की एक महिला है और प्रदेश की वित्त मंत्री भी एक महिला है, और वहाँ पे ये महिलाएं ही परेशान हैं, क्योंकि इन महिलाओं का कहना है कि SSOID पे जाना है, SSOID पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके सामने वाले का OTP लेना है। 12 महीने अगर आएगा तो 12 OTP लेने, और वो व्यक्ति जो सामने वाला है जिसने OTP दिया वो कहता है कि जिम्मेदार आप हैं, OTP आपको दिया है मैंने, अगर मेरे खाते से पैसा निकला, जैसा कि इन्होंने बताया 13,000 एक व्यक्ति के बैंक खाते से निकल गए, तो जिम्मेदार कौन है? ये 13,000 कमाने वाली, 2 किस्तों में 13,000 कमाने वाली, 10,000 कमाने वाली ये आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता जिम्मेदार है। अगर किसी के ऊपर गांव का कोई व्यक्ति आरोप लगाएगा तो भी ये आंगनवाड़ी वाली जिम्मेदार हैं, और अगर सरकार भी किसी पे शंका करेगी तो भी ये आंगनवाड़ी वाली ही जिम्मेदार है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतनी ही शंकाओं के घेरे में है तो इनको ये काम क्यों दिया गया है? काम इसलिए दिया गया है क्योंकि कम मानदेय में इतना सस्ता मजदूर मिलने वाला नहीं है। कहते हैं कि 4 घंटे ही नौकरी करते हो आप, इसलिए आपको कुछ भी नहीं दिया जाए। जो मैं तो 4 ही घंटे करते हूं। क्यों? हम तो पूरी नाइट तक के 24 घंटे के वो है नौकरी वाले। और सर, हमने पूरी लाइफ इस आंगनबाड़ी में गुजारी है, आज हम रिटायर हो गए, खाली आज जा रहे हैं, हमारा किसी पे विश्वास ही नहीं कर रहे कोई कि ऐसे थोड़ी होता है, मिलता तो है ही कुछ न कुछ। तो अब क्या करें आगे बताइए? हम तो वहाँ धरना दे देंगे मुख्यमंत्री, उसके उप मुख्यमंत्री के, रिया कुमारी जी के। हाँ, देखिए धरना देने से कुछ हो जाएगा? अब होगा नहीं होगा, अब आप बताओ। हम तो न घर के रहे न घाट के रहे, हम कहाँ जाए? हम इतने बजट की घोषणाओं में कहा गया है कि मुफ्त पैसा दिया जाएगा, ग्रेचुइटी के नाम पे कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा, पर लेकिन हमारे आपको नहीं मिलता। परिस्थिति ये है कि जब ये रिटायर होते हैं तो इनके हाथ में कुछ नहीं होता, और ज़मीनी हकीकत ये है कि ये 4 घंटे काम करने वाली महिलाएं ही राज्य सरकार की हर योजना को आखिरी पायदान तक लेके जाती हैं, और इन्हीं की सबसे ज़्यादा अनदेखी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में सिर्फ 4 जाति है जिसमें महिला सबसे पहले और सर्वप्रथम है। अगर महिला सर्वप्रथम है
तो फिर इन महिलाओं के साथ में ये सौतेला व्यवहार सरकारों का क्यों है और कब तक रहेगा? अधिकारियों को इस विषय के ऊपर सोचना पड़ेगा कि ये ओटीपी वाला जो विषय है, क्या इसके लिए अधिकारी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है या सिर्फ जिम्मेदारी इन्हीं की रहेगी? क्योंकि ये एक ऐसा खतरनाक विषय है जिसके ऊपर राज्य सरकारें भी फेल हो जाती हैं। साइबर फ्रॉड निरंतर और नए नए तरीकों से होता आ रहा है, उसकी ग्रसित और उसके लपेटे में अब सरकार का ये आंगनवाड़ी का विभाग भी आने लग गया है। अगर मेरी इस आवाज़ सरकार तक पहुंचती है तो एक बार आप इनकी तरफ भी नज़र डाल लें, क्या पता आपके नज़र डालने से इनका कुछ भला। बाल विकास की नींव हम है, बड़े बड़े अधिकारी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं और फिर भी हमारे लिए 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं, हमारे बच्चों के लिए नहीं करते हैं, अटाले फालतू के भेज देते हैं। जो काम की चीजें वो भेजे। अब छोटे छोटे कमरे 750 रुपए में कौन कमरा देगा सर, आप बताइए आंगनबाड़ी का। और हमारे पास से कोई 2000 दे रही है बेना, कोई 1500 दे रही है, ये इतने से 10,000 रुपए भी हम कमरा लेना जरूरी है। हाँ, सामान कारक है गवर्नमेंट का, इतना अटाला भरा है सर, आप जाके देखो कोई कमरा ही नहीं देता है बस्ती के अंदर, इतनी वो है। उस पुराने सामान को भी उठाया नहीं जाता। आज बरसों से काफी इकट्ठा पड़ा है हमारे को सामान। 36 साल की नौकरी हो गई सर मेरी, 36 साल में मेरे को ऐसे खाली हाथ विदा कर रहे हैं, कितनी गलत बात है आप बताइए। विश्वास नहीं हो रहा लोगों को, कह रहे हैं आप झूठ बोलती हो। मन का सर आप ले लेना मेरे पैसे, और ठीक तो बात है। अब जिसको विश्वास नहीं होता भाई वो ले लेना, और तो क्या किया जा सकता है। पर यथा स्थिति यही है और जमीनी हकीकत भी यही है। ऐसे तो सर प्राइवेट इनका साथ दीजिए। तो वहाँ कुछ तो मिलता हमारे को, पीए भी कटता वहाँ पे। अब न हिंदू रहे न मुसलमान रहे इसके अंदर, और पूरी 36 साल जनसेवा तन मन से करी है। अब बताइए आप कहाँ जाए हम? ये सवाल तो बड़ा है साहब कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। सबके बारे में जब विचार होता है, कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा दूसरी पे, और परिस्थितियां ऐसी है क्योंकि वीडियो है, सारी बहनें हमारी, बहुत सारी बहनें वीडियो है जो अपनी इस तनख्वाह के ऊपर घर खर्च चला रही है बेचारियां। कल से इनका बंद, बुढ़ापे में तो पैसों की जरूरत 1 होती है। तारीख से इनका जो मानदेय बंद हो जाएगा। उसके बाद में तो इनकी स्थिति ये रहेगी कि पहले इनकी स्थिति। सवाल तो बड़ा है ना, सवाल तो ये महिला गलत नहीं पूछ रही है। पूरा जीवन दे दिया, 36 साल दे दिए, सारी योजनाओं को जमीन तक लेके गए, बदले में क्या मिला? ये निश्चित 36 साल पहले तनख्वाह कितनी थी? ओ सर मैं 225 रुपए में लगी बहुत थी। बढ़िया, चलो लो। तो निश्चित तौर पे ये जो लोग हैं, इन लोगों को 10,000 तनख्वाह मिलती है। 10,000 में से मैं सही बता रहा हूँ, इनको कम से कम 2 से 3,000 तो वहाँ खर्चा ये हो जाता है कि कई बार इनको 700 रुपये वहाँ का किराया मिलता है सरकार द्वारा। ये अपनी जेब से खर्चा और देती है क्योंकि अपने पेट पालने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं होता। ये विडो, लगभग कई लोग तो विडो हैं, उनकी तो स्थिति और भी खराब है। और जब इनको 10,000 रुपये जो मानदेय मिलता है 1 तारीख के बाद में इनका वो भी नहीं मिलता है, तो इनकी बड़ी विडम्बना स्थिति है। क्योंकि 3 लाख रुपए अगर इनको मिलता है तो निश्चित तौर पे 3 लाख कहीं जमा करा के कहीं ब्याज ही आ जाएगा, कुछ एक सहारा तो होगा। कुछ सहारा होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। एक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पेंशन दी जा रही है 1500 रुपये, उससे तो थोड़ा ठीक होगा। अगर 3 लाख होगा तो कम से कम 3,000 रुपये तो इनकी वो ब्याज से ही इनका घर चल जाए। ब्याज से इनका घर चल जाएगा। साहब ये महिलाएं कोई और नहीं है, ये आप ही के हमारे परिवारों की महिलाएं हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना दे दिया केवल और केवल परिवारों को और इस प्रदेश के लोगों को सही रखने में। आज हमारा भी फर्ज बनता है कम से कम इनके साथ खड़े तो हों, इनकी आवाज़ को मजबूत तो करें और वो मजबूत आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाने में मदद तो करें। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़बरदस्त तरीके से इसको मुहिम बनाइए जिससे ये महिलाएं भी अपना जीवन सम्मान के साथ आगे भी जी पाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।